नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पर। पूरा विश्व एक संकट से गुजर रहा है पिछले एक महीने से, और ये संकट विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाला संकट। राष्ट्र आपस में युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग उद्देश्यों से लेकर, और ऐसे में सारी की सारी स्थिति बहुत खराब सी नजर आ रही है। भारत हमेशा से विश्व गुरु माना गया है, और हम विश्व गुरु अपने प्राचीन भारत से लेकर जब बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुआ करती थी, और इन सभ्यताओं के बीच भारतीय सभ्यता हमेशा विकसित नजर आई। शून्य, दशमलव, चिकित्सा विज्ञान, तमाम चीजों की खोज और शुरुआत भारत से हुई। हमने विश्व को दर्शन सिखाया, हमने विश्व को ज्ञान दिया, हमने विश्व को विज्ञान दिया, और ये सच है। संपूर्ण विश्व भारत की ओर आता था अध्ययन करने, व्यापार करने। व्यापारिक क्षेत्र में भी हमारा उतना ही नाम था जितना किसी और क्षेत्र में हो। हमने विकास किया, और विकास की सारे के सारे स्टेजेस हमने पार किए, विश्व को पीछे छोड़ा। फिर बीच में कुछ ऐसा समय आया जब हम थोड़ा पीछे हो गए। नाउ वापस हमें विश्व गुरु के रूप में अपने को स्थापित करने का समय आ गया है, और ये दायित्व सबसे महत्वपूर्ण है हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर। नाउ इंडिया कैन बिकम ग्रेट अगेन। नाउ दिस ग्रेटनेस इज ऑलरेडी देयर इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, in the very human civilization, in the hearts of Indians. Only thing is we have to track it on a proper level. Now कहते हैं कि ये जो ग्रेटनेस की बात है, इस ग्रेटनेस को लेकर आज हम अपने ग्रुप में ये डिस्कशन करना चाहते हैं, ताकि हम समझ सकें कि ग्रेटनेस कहाँ से आएगा और किस रूप में आएगा। तो सबसे पहले हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन पर हम डिस्कशन करने के लिए मनीष सोनी को इनवाइट करते हैं, and let us know from him how does he look at it. Sir, as far as if we do study, all over the world, अगर हम पूरी दुनिया का अध्ययन करें तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को अभी बहुत कुछ करना है ग्रेट बनने के लिए। भारत ग्रेट है, भारत महान था, महान है, महान रहेगा, लेकिन हमें थोड़ा वास्तविक जमीन पर आकर सोचना पड़ेगा कि अगर हमें महान बनना है तो कैसे महान बनेंगे। अगर हमें महान बनना है तो हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, हमें दूसरों के ऊपर आश्रित होना छोड़ना पड़ेगा, हमें खुद ऐसी चीजों को डेवलप करना पड़ेगा कि हम अपनी जरूरतें खुद पूरी करें। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सब कुछ है, पठार है, पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, सब कुछ है। जबकि अन्य देशों की बात की है तो कहीं केवल मैदान ही मैदान है, कहीं केवल रेगिस्तान है, कहीं केवल पहाड़ है, कहीं केवल मतलब वो लिमिटेड है, लेकिन अपने यहाँ सारे सोर्सेज हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है भारत की, वो है जनसंख्या। कहा जाता है कि भारत ओवरलोडेड है, यहाँ पर जितनी जनसंख्या होना चाहिए उससे तिगुनी जनसंख्या है। तो इतनी जनसंख्या की आपूर्ति हम कैसे करें, कैसे हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। कहीं ना कहीं वैकल्पिक जो हमारे ऊर्जा स्रोत है, इन पे हमें अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। और कोई भी चीज को हमें विकसित करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, वो होती है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। इस पे अगर हम आज से वर्कआउट करना शुरू नहीं करेंगे तो हम ग्रेट नहीं बन सकते। आज शिक्षा ही एक वो मूल मंत्र है जो हमारी जेनजीज को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को वाकई में ग्रेट बना सकती है, हमारे देश को ग्रेट बना सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो जेनजीज है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनसे मेरा अनुरोध है कि भाई पढ़ो लिखो, वही आपको सब कुछ दिलाएगा। आज हम तकनीकी रूप से आगे बढ़ेंगे, सक्षम बनेंगे, नई नई चीजों का इन्वेंशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया विल ग्रेट अगेन। आज सबसे बड़ा हमारे पास एग्जाम्पल है इजराइल का। इजराइल एक छोटा सा देश होने के बाद, लिमिटेड लोग होने के बाद, पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं रूल कर रहा है। कोई माने अथवा ना माने, लेकिन आज वो कर रहा है केवल अपनी शिक्षा की वजह से, केवल अपनी तकनीक की वजह से, केवल अपने इन्वेंशन की वजह से। उसे किसी की जरूरत नहीं है, कोई इसके सपोर्ट में आए अथवा ना आए, वो अपने काम पूरे करता है और जो सोचता है उसको करके ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हम उनको फॉलो ना करें, कई चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उनकी जो एक चीज है, जो शिक्षा है, जो तकनीक है, वो हमें अपनाने की जरूरत है। और
एक शिक्षित जो राष्ट्र रहेगा वो कहीं ना कहीं ग्रेट बन ही जाएगा। जैसा कि आपने सुना अभी मनीष सोनी को बोलते हुए कि शिक्षा और तकनीकी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमेशा एक बात का ये मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं से भी कहना चाहता हूं कि देखिए, अभाव में प्रभाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्हेन यू डू नॉट हैव समथिंग यू हैव opportunity, but when you have something you do not have opportunity. That is what is happening, I suppose, in India today. हमारा एक ऐसा देश है जो कि कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ है, नदी है, पहाड़ है, पठार है, रिसोर्सेज है, everything that you get any part in the world you get in India, but still you lag behind. Why do you lag behind? When you compare India with other nations are very small in packages. कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ नहीं है, but they are great. They are going to the mark of greatness. कहीं ना कहीं शिक्षा और तकनीक पर इस देश ने ध्यान दिया, उसको कंपल्सरी किया, उसको मस्ट किया। देश ऐसे ही आगे बढ़ सका जब हमने अपने शिक्षा पे महत्व दिया। और शिक्षा का मतलब होता है शिक्षक द्वारा सही संस्थाओं में प्राप्त की गई शिक्षा। मनुष्य अक्सर हम लोग शिक्षा का मतलब सोचते हैं कि मोबाइल उठाया, 2 घंटे चलाया और शिक्षा प्राप्त कर ली। दैट इज नो एजुकेशन। वो गलत एजुकेशन है, वो खराब एजुकेशन है। वो एजुकेशन सिर्फ आपके दिमाग में जहर, द्वेष, घृणा भरता है। अतीत हमें घृणा करने के लिए नहीं, अतीत हमें सीखने के लिए। इसीलिए एक बहुत अच्छा लेसन कहा जाता है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। इतिहास जो है वो बेसिकली अतीत का अध्ययन वर्तमान में भविष्य के लिए है। अतीत का अध्ययन का मतलब है वी लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड देन मेक फ्यूचर। शिक्षा एक बहुत अनिवार्य चैप्टर हमारे लाइफ का है और इसे ही लेकर आगे बढ़ना है। मनीष, शिक्षा को लेकर जब हम बात करते हैं तो कहाँ हम पीछे अपने आप को पाते हैं? सर, ये इतिहास जैसे आपने कहा कि इतिहास हमें जो पूर्व में हुआ है वो वर्तमान में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा देता है। कहीं ना कहीं हमें इतिहास से सीखने की जरूरत है। अगर हम अपने बीते हुए कल पे जाएं और मौर्य काल की बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा की वजह से ही मौर्य जो साम्राज्य उसकी स्थापना हुई है। उनके गुरु चाणक्य और जो भी उनके सलाहकार थे, कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा थी वो उस समय काम आई। वही चीज आज आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारी जो पीढ़ी है अगर वो पढ़ेगी लिखेगी, आज आप केवल जोश से, आज आप केवल सोचो कि हम महान हैं, आज आप केवल ये कहो, केवल कहने से नहीं होगा। आपके पास तकनीक होनी चाहिए, आधुनिक हथियार होने चाहिए, आधुनिक आपके पास इन्वेंशन होने चाहिए, आपके पास वैकल्पिक चीजें होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें आगे ले जाएगी। नेचुरली हमें अपने बहुत सारी चीजों में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब किसी चीज की कमी या विश्व के संकट आते हैं तो मुझे कमियां नजर आने लगती हैं। फिर मुझे लगता है कि अभी हम इस मामले में इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। आज अब आवश्यकता है कि आने वाले 10 साल में हम भारत को इंडिपेंडेंट बना लें, यानी रिसोर्सेज में, कई सारी चीजों में, ताकि संकट के समय में हम खुद अपने ऊपर फॉल बैक कर सकें, ना कि विश्व की ओर। हमें अभी इस डिस्कशंस में और भी बातें करनी है और इस बात करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं भूमि की ओर। एंड लेट्स नो व्हाट भूमि थिंक्स अबाउट द होल कॉन्सेप्ट। So, to make India truly a great country, there's a need of improvement in various areas of society. So, we must work together to form a great nation. And yes. Yeah, this is very, very important. We work together to form a new nation, to form a great nation. This is what is, हमें साथ में काम करना है देश को महान बनाने के लिए। का अर्थ ये भी होता है शायद कि हमें अपने व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विकास के लिए हमेशा नहीं सोचना है, हमें सोचना है देश के लिए। सो अ ट्रू नेशनलिज्म हैज टू बी देयर। एक भारत के प्रति एक राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए कि हमें सब मिलकर, हमें अपने लिए बटोरना है, शायद ऐसा नहीं करना है, बल्कि देश के लिए करना है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? Yes, sir, and I also think that there should be a casteless society. So there will be a unity among people, and if there is no division, there will be a progress in our society. This is what Bhumi thinks, and this is pretty right, truly right, that we have to think of a casteless society. When there is a casteless society, we all start thinking in one direction, in one unity. And once we start thinking in one unified form, we will start thinking about the nation. So there is a greater identity of being an Indian, of being a Bharatiya. हमें भारतीय हमारी पहचान होनी चाहिए, ना कि कोई जाति, धर्म इत्यादि। सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी ट्रू। मनीष विल टेक ए कमेंट फ्रॉम दिस। शी इज वेरी ट्रू। वो बिल्कुल सही कह रही है
अगर हमें वाकई में एक देश के रूप में आगे बढ़ना है तो हमें ये सब जाति धर्म कितना बांटोगे। पहले आपने धर्म के आधार पर बांटा, फिर संप्रदाय के आधार पर बांटा, अब जातियों के आधार पर बांट रहे हैं। कुल मिलाकर जो ब्रिटिशर्स जो नीति थी, जो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उनको काम को आसान करा। एक बात और भी है यहाँ पे, आखिर बांटना क्या है? कोई मिठाई थोड़ी है जो कि इस जाति को दे दिया उसको नहीं दिया। सरकार तो नियम कानून योजनाएं सभी के लिए लाती है। सरकार के कोई नियम कानून किसी विशेष जाति के लिए हो या विशेष धर्म के लिए हो, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। सर, मैं सरकार को और सिस्टम को दोष बाद में दूंगा, पहले मैं लोगों की सोच को दोष दूंगा। अगर वो सोच नहीं बदलेंगे तो सिस्टम नहीं बदलेगा। आज भी अगर हम धर्म के आधार पर ही बैठे रहे कि नहीं ये फलाना मेरे धर्म का है, ठिकाना मेरी जाति का है, मैं उसे वोट दूंगा, तो भाई कब तक? भाई अब तो देखो कि योग्य व्यक्ति को हमें वोट देना है। भाई वो ही हमारा निर्धारण करेगा आगे जाके। हम केवल जाति के आधार पर ही वोट करेंगे और सोचेंगे वो हम कुछ नहीं करता। मैं तो एक व्यक्ति का नाम बता दूं जिसने अपनी जाति का भला किया हो आज तक, जिसने अपनी जाति को सर्वोच्च बना दिया। नहीं, वो केवल वोट लेते हैं, उसके बाद अपने अनुसार अपना काम करते हैं। तो ये जब इस आधार पर आपका डेवलपमेंट नहीं होता तो फिर इस आधार पर वोट क्यों करते? कहीं ना कहीं योग्यता ही हमें आगे ले जाएगी। योग्य व्यक्ति को हम चुनेंगे, आगे वो अपने असेंबली में पार्लियामेंट में योग्य व्यक्ति बैठेंगे, वही निर्णय लेंगे और देश को एक सक्षम देश बनाएंगे। शुरुआत यही से हमारी जो एक वोट, यदि आप अयोग्य हो और किसी विशेष धर्म और जाति से बिलोंग करते हो तो फायदे 10 दिन के हो सकते हैं, लेकिन योग्य हो तो आजीवन फायदे हैं। नहीं होते सर, वो भी 10 दिन के फायदे। मैंने तो देखा है प्रैक्टिकल। मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, पत्रकार के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे एक बंदा आके बता दे कि फलाने जाति की वजह से मेरा फायदा हुआ है। जीरो सर, जीरो डेवलपमेंट है। एक व्यक्ति मुझे आके बता दे कि आज के डेट क्लेम करता है कि मेरी इस जाति का हूं, मैंने इस व्यक्ति को वोट दिया था, इस वजह से मेरा आज ये अच्छा हो गया। So there should be a casteless society. There should be a classless society. Then and we should start thinking about the nation. Nation first. देश प्रथम. चलते हैं, कमेंट लेते हैं Hari से, and let's see what Hari has to speak. Sir, on it. as now we are discussing make India great again. Sir, as Manish sir and Bhumi has also mentioned casteism. Sir, I also want to go in back. Sir, when our India was great, sir, when there was not any casteism and there was not any discrimination, that time India was a great. Like sir, Indus Valley civilization to Vedic age, there were not casteism. There was division, work division, but there were not casteism. And Maur and Guptas, and after that sir, now also if we want to make India great again, sir, we should stop to casteism. So we want to together, we want to come together and we want to make India great again, and we work together so that we will make India great again. Right. इतिहास के कुछ ऐसे युग हैं जिसमें यह सच है कि जाति प्रथा नहीं थी। ऐसे युग हैं जहां वर्ण व्यवस्था थी। समाज में वर्ण व्यवस्था था, परंतु समाज वर्ण व्यवस्था पर पोषित नहीं था। There was a consciousness of caste, but the system did not feed on the caste system. बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है जिस पे हम लोग और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं प्रिया की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं। What do you think about this whole concept? To give equal rights to everyone for a harmonious society. Okay, to give equal rights to everyone for a harmonious society is the real nationalism. Do you think that nationalism is important for us? Do you think हमारे देश में राष्ट्रीयता जरूरी है, देश के प्रति पहचान? Yes. Do you have any prescription how to make India great? कोई ऐसा prescription, कोई ऐसी चीज सलाह जो तुम देना चाहो? Education. Do improve education. in हकीकत में एक छोटे बच्चे भी ये महसूस करते हैं कि एजुकेशन के द्वारा ही हम देश को महान बना सकते हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए बात को आगे बढ़ाते हैं, वैष्णवी की तरफ चलते हैं। Let's see what Vaishnavi has to speak on it. Sir, India greatness is not just in its past. If we choose, we make it today. If we choose education over ignorance, unity over division, and equality over discrimination, then India will rise up. Okay, so this is very, very important. Let's not talk of India of the past.
India is a great nation of the past, and let's not, glamorize this too much. इस बात को बार बार बोलना कि हम विश्वगुरु थे, अब कैसे हो सकते हैं, बात इसकी करनी है। मनीष, ये बहुत सटीक बात कही है वैष्णवी ने कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इन फ्यूचर, भविष्य में हम कैसे हो सकते हैं, और इसके लिए जैसा उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव यूनिटी इन आवर सोसाइटी। डेफिनेटली सही बात सर, इस नशे से हमें उभरना पड़ेगा। बाकी भी एक एडिक्शन है कि हम विश्वगुरु थे और उसी में हम लोग खुश रहते हैं, उसी में हम लोग जीते हैं और उसी चीज को आज भी फॉलो करते हैं। जो सालों चीज पहले बीत गई है उसी को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम नहीं भाई उसको छोड़ना पड़ेगा, हमें आधुनिकता में आना पड़ेगा। वी हैव टू कम इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर कंट्री, वी हैव टू डेवलप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, we have to develop our education system, we have to develop our mindset also. This is very true. अगर ये इस दिशा में हम लोग नहीं बढ़ेंगे तो आज वही 1970 की मोटरसाइकिल आज हम चलाएंगे तो कितनी माइलेज देगी, कितनी स्पीड से चलेगी वो। तो कहीं ना कहीं जो आज 2026 चल रहा है, आज के युग की हमें मोटरसाइकिल जो अपडेट वर्जन है उसको लाना पड़ेगा, तभी हमारे काम में स्पीड आएगी, तभी हम आधुनिक होंगे, तभी अपडेट होंगे और तभी सेफ होंगे सर। आज जिन बड़े राष्ट्रों की बात करते हैं, चलिए इतिहास के पुराने पन्नों को पलटकर देखते हैं। एक मजेदार सी चीज, जिन पुराने राष्ट्रों की बात करते हैं और वैसे राष्ट्रों की बात करते हैं जो आज एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व पर छाया हुआ है, जैसे यूएसएसआर, जिसको रशिया के नाम से आज हम जान रहे हैं, की बात करते हैं। एक समय था जब 1870-71 तक 61 तक इस देश में गुलाम व्यवस्था थी, इस देश में स्लेवरी था। स्लेवरी के बाद इसमें फ्यूडलिज्म आया। उस वक्त वहां पे जार का शासन होता था और इसकी सत्ता उखाड़ने के लिए लेनिन जैसे क्रांतिकारी सामने आए, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ। इतने बड़े रिवॉल्यूशन के बाद इस देश ने प्रथम विश्व युद्ध से अपने को विड्रॉ कर लिया, सिर्फ इस आधार पे कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी है और अपने देश का पुनर्विकास करना है। और आज ये विकास शुरू हुआ, आज अपने ऊंचाई के चरम शिखर पर पहुंचा हुआ है। देश के लिए लिया गया निर्णय सब फॉलो करते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन एक्सट्रीम नेशनलिज्म इज देयर। आप जिस जिस देश की बात करें आज जो आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर एक्सट्रीम नेशनलिज्म है। एक्सट्रीम नेशनलिज्म इन द सेंस कि राष्ट्रीयता और राष्ट्र के प्रति प्रेम जितना ज्यादा है उतना और कहीं नहीं है। शायद यही कारण है कि सब एकजुट मिलकर पुनरुत्थान करते हैं। जापान इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। जापान में मेजी रेस्टोरेशन होता है और मेजी रेस्टोरेशन ही जो था कि जापान इतना पीछे। और एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल जापान का हमारे पास है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय में नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम गिराए जाते हैं, उसके बाद से जापान ने पुनर्विकास शुरू किया और आज भी उसकी परछाई वहां दिखती है, परंतु विकास उसके साथ साथ उस परछाई से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल्स को लेकर हमें अपने देश में भी एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक इंडिया अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट नेशन। हरी, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन को कैसे यहाँ विकसित किया जा सकता है? सर, if government want to implement any things, they can implement. Only government can do anything. Like sir, we are doing so many things. Like I have one examples. Like one person, there was not any school in their village, so he have built the school for their own money. But government have broke the school and they have not given license, and they have given several reasons they have broke the school. Sir, so government whatever we are doing, if government will support and government also come to do that things, so we will do 100% educated for our India, like Kerala has 100% literacy rate. Okay, प्रिया, आपको ये लगता है कि ये सरकार सब करेगी या सब कुछ हमें भी करना है? शिक्षा जहां तक है, हमें अपने साथ वालों को बताना होगा कि पढ़ना जरूरी है, किताबें जरूरी है, लाइब्रेरी जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। हाँ। ये जरूरी है। ओके, मनीष, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस व्हाट हरी हैज जस्ट स्पोकन, दैट द एजुकेशन बिगिंस एट होम? डेफिनेटली सर, जैसे कि मैंने शुरुआत ही यही से की थी, अंतिम सत्य शिक्षा ही है। शिक्षा की दम पर ही हम विश्वगुरु बन सकते हैं। शिक्षा की दम पर ही सबसे पावरफुल आदमी बन सकते हैं, पावरफुल नेशन बन सकते हैं, बिकॉज वी हैव पावर ऑफ पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन है हमारे पास, इसको अगर हम एक सही दिशा में ले जाएंगे, एक सही एजुकेशन की तरफ ले जाएंगे,
तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक एसेट का काम करेगी। लेकिन यही अगर अनपढ़ पॉपुलेशन रहेगी तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है आगामी समय में। तो जहालत की बात हम लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट होता है किसी भी देश के विकास के लिए। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आएगी तो सोच बदलेगी तो कहीं ना कहीं सितारे भी बदलेंगे और सफलता भी मिलेगी। Right. That is the only funda by which we can become great again. Because I know that this is the age of technology. Whether we want to fight any war, if we have technology, then definitely we have upper hand. Whenever we face any problem, if we have technology, then we have upper hand. If we go and think about different kind of problem, if we have technology, then definitely we have upper hand. So somewhere or the other, the basic base of any country, their education. So education and technology are the two important key factors to take the nation to the highest platform of development. We have Bhumi again. She wants to speak something. Yes, Bhumi.